हेलो एवरीवन। कल जो हमारा सेशन था उसमें मैंने संज्ञा से लेकर के विशेषण तक का पूरा टॉपिक कवर किया था, है ना। और आज का जो सेशन है इसमें मैं बचा हुआ सारा पोर्शन कवर करूँगा, जैसे कि क्रिया और अव्यय। ठीक है, ये 2-3 पोर्शन है हमारे, वो रह गए हैं, तो इसको मैं आज कंप्लीट कर दूँगा इस सेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, क्रिया का क्या मतलब होता है। क्रिया से हमें क्या समझ आता है, जिस भी शब्द से किसी भी कार्य का होना या करना समझा जाता है उसे क्रिया कहा जाता है। जैसे खाना, पीना, पढ़ना, सोना, रहना, धातु। ठीक है, क्रिया को क्या बोलते हैं भाई, कोई भी आप जो काम करते हैं वही हमारी क्या होती है, क्रिया होती है, वर्ब होती है या एक एक्शन होता है। ठीक है, इसके अलावा क्रिया के अलग हमारे पास एक शब्द होता है धातु। तो क्रिया का जो मूल रूप है या मूलांश है उसे हम क्या बोलते हैं, धातु कहते हैं। और धातु से क्रिया का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ पढ़, पढ़ क्या है, एक धातु शब्द है, और इसमें अगर मैं ना जोड़ देता हूँ तो ये क्या बन जाती है, क्रिया बन जाती है, पढ़ना। ठीक है, जैसे मैंने बोला चल, तो चल एक धातु है और उसमें अगर मैं ना जोड़ दूँ तो चलना क्या बन जाएगी, क्रिया। यानी क्रिया बनाने से पहले वो शब्द जो है वो क्या होता है, एक धातु होता है, और उस धातु से हम क्या बनाते हैं, क्रिया बनाते हैं। ठीक है, समझ आया। चलिए, धातु पहचानने का सरल जो मंत्र है वो यही है कि भाई अगर शब्द में ना लगा दिया तो वो तो क्रिया बन जाएगा, और अगर हम उस ना शब्द को हटा देते हैं तो वो क्या होता है, धातु होता है। ठीक है, धातु के भी आगे 2 भेद होते हैं, एक होती है मूल धातु और एक होती है यौगिक धातु। ठीक है, मूल धातु स्वतंत्र होती है, जिसमें हमें कोई भी शब्द जोड़ने की ज़रूरत नहीं होती, यानी जिसमें हम कोई भी शब्द नहीं जोड़ते वो आपका मूल धातु है। और यौगिक धातु जिसमें हम कोई प्रत्यय जोड़ते हैं और प्रत्यय जोड़ करके उसे धातु बनाते हैं। ठीक है, क्लियर है। मूल धातु जैसे खा, पी, रह, इस तरह ये मूल धातु हैं। और यौगिक धातु क्या है, संज्ञा में हम कोई वर्ड जोड़ेंगे और उससे धातु बनाएंगे। ठीक है, क्लियर है। जैसे मीठा, फिर उसमें स जोड़ दिया, मिठास, है ना। इस तरह से, इस तरह हम जोड़ते हैं वर्ड। रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद आते हैं, इसमें रूढ़ क्रिया और यौगिक क्रिया आती हैं। ठीक है, जो मूल धातु से क्रिया बनती है उसे हम रूढ़ क्रिया बोलते हैं, और जो यौगिक धातु से क्रिया बनती है उसे यौगिक क्रिया बोलते हैं। जैसे पढ़ना, पढ़ा, पढ़ी, पढ़ेगा, पढ़ेगी, ये सब क्या है, रूढ़ क्रियाएं हैं। इनकी रचना पढ़ नामक धातु से हुई है ना। पढ़ से हमने इतने सारे शब्द बना दिए, तो ये क्या है, रूढ़ क्रिया है। और यौगिक क्रिया कौन सी होती है, जहाँ पर कोई यौगिक धातु है, जैसे बताना, कहला देना, पढ़ाना। ठीक है, ये जो वर्ड हैं ये आपके क्या होंगे, यौगिक क्रिया होंगे। फिर आगे जो यौगिक क्रिया है उसके हमारे 4 भेद होंगे। यौगिक क्रिया के कितने भेद हैं, 4 भेद हैं, जिसमें सबसे पहले नाम धातु क्रिया आती है। ठीक है, कौन सी आती है, नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया में क्या है कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में धातु शब्द को जोड़कर नाम धातु क्रिया बनाते हैं। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में हम कोई नाम धातु जोड़ेंगे तो वो आपका नाम धातु क्रिया बनाएगा। जैसे कि चक्कर। ठीक है, चक्कर से हमने क्या बनाया, चकराना। बात, बताना। माटी से मटियाना, लज्जा से लज्जाना, है ना। इस तरह हमने शब्द बनाए हैं, तो ये क्या होता है, नाम धातु क्रिया है, जो या तो किसी संज्ञा शब्द से, किसी सर्वनाम शब्द से, या किसी विशेषण शब्द से, या क्रिया विशेषण शब्द से बनती है। जैसे अपना है, अपना एक सर्वनाम शब्द है, इसको हमने बनाया अपनाना। ठीक है, खट्टा, खट्टाना, चिकना, चिकनाना, है ना, इस तरह से। तो ये हमारी नाम धातु क्रिया होती हैं। फिर इसी में आपका आएगा दूसरा नंबर जो है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया का क्या मतलब है, जब कोई क्रिया दूसरी क्रिया या अन्य शब्द भेद के योग से बनती है तो उसे संयुक्त क्रिया कहा जाता है। और रचना की दृष्टि से संयुक्त क्रियाएं जो है वो इस तरह से बनती हैं, जैसे कि संज्ञा और क्रिया दोनों एक साथ हों, विशेषण और क्रिया दोनों एक साथ हों,
क्रिया और क्रिया एक साथ हो तो वो क्या बनाती है, संयुक्त क्रिया बनाती है। जैसे ध्यान एक संज्ञा शब्द है और उसमें रखना हमने लिख दिया तो ध्यान रखना एक क्रिया बन जाएगी। ठीक है, मतलब उसमें कोई दो क्रियाएं हैं, दो चीज़ जुड़ी हुई है। जैसे सर्व विशेषण में है अच्छा और होना एक क्रिया है तो दोनों मिलाकर के अच्छा होना एक क्रिया बना दी। ठीक है, खट्टा लगना, तो लगना और खट्टा दो अलग अलग शब्द हैं, दोनों को जोड़ के हमने एक नई क्रिया बनाई, खट्टा लगना, है ना। तो ये क्या होती हैं, संयुक्त क्रियाएं होती हैं। ठीक है भाई, क्रिया विशेषण के साथ भी हम क्रिया को जोड़ सकते हैं। फिर तीसरे नंबर पर आएगी प्रेरणार्थक क्रिया। जिस क्रिया के व्यापार में कर्ता पर किसी दूसरे की प्रेरणा जानी जाती है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। जैसे हमने पंडित से पूजा करवाई तो हमने कर्ता है, यहाँ पे कर्ता की प्रेरणा है और पंडित जी से कर्ता है जो काम करवाएगा, और करवाई एक प्रेरणार्थक क्रिया है। यानी मैं कोई काम करवा रहा हूँ और वो काम किसी दूसरे से करवाते हैं जो एक्सपर्ट है उस काम को करने के लिए, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया होती है कि जैसे पंडित का काम है जो वो पंडित ही कर सकते हैं, कोई आम इंसान नहीं कर सकता, तो हमें किसी दूसरे की प्रेरणा की ज़रूरत पड़ेगी। जो कर्ता दूसरे को प्रेरित करता है उसे प्रेरक कर्ता बोलते हैं और जिसको प्रेरित किया जाता है उसे प्रेरित कर्ता बोलते हैं। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद आपके पास आएगा फोर्थ नंबर पे अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया में क्या है कि किसी भी ध्वनि या किसी भी आवाज़ से जो क्रिया बन जाती है उसे अनुकरणात्मक बोलते हैं। जैसे कुत्ते की आवाज़ को भो बोला जाता है कि भो बोलता है, तो भो से भौंकना एक क्या बन जाएगी, क्रिया बन जाएगी। ठीक है, बकरी जैसे मिमी मिमी मे में करती है तो उससे मिमियाना एक क्रिया बन जाएगी, है ना। मतलब जब भी कोई हम ध्वनि सुन रहे हैं, आवाज़ सुन रहे हैं और उस आवाज़ को हम कोई एक वर्ड दे देते हैं तो वो क्या बन जाएगी, अनुकरणात्मक क्रिया बन जाएगी। ठीक है, आई समझ में। चलो अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आएगा सबसे इम्पोर्टेंट, प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के भेद। प्रयोग की दृष्टि से हमारे पास दो तरह की क्रिया आएंगी, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। ठीक है, अकर्मक क्रिया क्या है, जिसमें पूरा का पूरा फोकस कर्ता के ऊपर होता है, कर्ता बताता है कि कोई काम कैसे हुआ। ठीक है, तो वो अकर्मक क्रिया है। जैसे कि कृष्णा हंसता है, राम खेलता है, मैं पढ़ता हूँ, है ना। तो ये क्या है, अकर्मक क्रिया है, पूरा फोकस किसके ऊपर है, कर्ता के ऊपर है। राधा चलती है, संदीप दौड़ता है, इस तरह से। और अपूर्ण अकर्मक क्रिया क्या है, जिसमें कर्ता के बारे में पूरी जानकारी हमें ना हो। जैसे वह लड़का पागल निकला, अब वह लड़का कौन, पता ही नहीं है किसके बारे में बात हो रही है ना। मतलब ये एक तरह का अकर्मक क्रिया तो है लेकिन पूरी तरह से हमें जानकारी नहीं दे रहा, तो इसे हम क्या कह देंगे कि ये अपूर्ण अकर्मक क्रिया है। फिर इसी का अपोजिट है सकर्मक क्रिया। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ कर्ता की बजाय कर्म पर ज़्यादा फोकस होगा, यानी जो कर्म है उससे हमें पता चलेगा कि काम कैसे हो रहा है। ठीक है, कर्म से हम डिफाइन करेंगे क्रिया को। जैसे कि वह फल खाता है, राम फल खाता है। अब खाने में तो वो कुछ भी खा सकता है, लेकिन फल से हमें समझ में आया कि वो कौन सी क्रिया कर रहा है, तो ये क्या हो गया, एक तरह की सकर्मक क्रिया हो गई, जिसमें कर्म से हमें पता चलता है कि कर्ता ने क्या किया है। ठीक है, ठीक है जी। और अपूर्ण सकर्मक क्रिया वही सेम कि यहाँ पर अगर अर्थ पूरी तरह से क्लियर ना हो तो वहाँ अपूर्ण सकर्मक क्रिया होगी। जैसे हम प्रत्येक भारतीय को अपना समझते हैं, तो भारतीय को ये सब क्या है, एक अपूर्ण सकर्मक है, पूरी तरह से हमें जानकारी नहीं मिली। अच्छा, सहायक क्रिया क्या होती हैं, हेल्पिंग वर्ब होती हैं, जो किसी अर्थ को स्पष्ट रूप से पता करती हैं।
पूर्वकालिक होती हैं एब्सोल्यूट, मतलब एक क्रिया का होना फिर दूसरी क्रिया का होना, ठीक है, सीक्वेंस में हो रही है, मतलब अभी जो काम हुआ वो किसी पहली क्रिया की वजह से हुआ। फिर आपका नामबोधक क्रिया है जिसमें संज्ञा और विशेषण इनसे मिलकर के क्रिया बनती है। और सजातीय क्रिया क्या होती है? इस क्रिया में बनी हुई भाव संज्ञा का कर्म के रूप में प्रयोग होती है। संज्ञा के कर्म के बारे में हमें पता होता है, तो वो एक सजातीय क्रिया है। अच्छा, इसके बाद हमारे वाच्य आते हैं। वाच्य में 3 वाच्य आएंगे, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है और कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और भाववाच्य में किसी भाव को प्रकट करते हैं। जैसे राम ने दूध पिया, सीता गाती है, मैं स्कूल गया, तो ये क्या है? कृतवाच्य है, कर्ता के बारे में जानकारी है। कर्मवाच्य में क्या होगा? जैसे लेख लिखा गया, गीत गाया गया, पुस्तक पढ़ी गई, कर्म के बारे में बताया गया है, ठीक है। और भाववाच्य में वाक्य में भाव की प्रधानता होती है और दूसरा इसमें नहीं वाले शब्द आते हैं, ठीक है, मतलब कोई काम है जो मैं कर नहीं सकता, इस तरह की जो है वो लैंग्वेज इसमें आती है। तो याद रखना, भाववाच्य में असमर्थता को बताता है कि कोई काम मुझसे नहीं हो रहा, वो भाववाच्य है, ठीक है। चलो, फिर आपके काल आते हैं। काल में 3 आएंगे। वर्तमान काल, यानी वर्तमान में जो भी हमारी क्रिया हो रही है वो वर्तमान काल है। भूतकाल, जो हमारे पास्ट में हो चुकी है, और भविष्यत काल, जो इन फ्यूचर होने वाली है, ठीक है। देखो, वर्तमान काल में भी आगे क्लासिफिकेशन आएगा। सामान्य वर्तमान काल, सिंपल प्रेजेंट जिसे बोलते हो, है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है जो यह पढ़ता है। फिर एक है तात्कालिक वर्तमान, जिसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं, यानी जो अभी काम हो ही रहा है। देखो, सामान्य वर्तमान हैबिचुअल है, जो काम आप डेली कर रहे हो वो क्या है? सामान्य वर्तमान है। तात्कालिक वर्तमान जो कॉन्टिन्यूअसली चल रहा है। संदिग्ध वर्तमान जिसमें डाउट है कि भाई वो काम होगा, होगा वाला सेंस है। और संभाव्य प्रेजेंट कंजक्चर, यहाँ पर भी हमें डाउट होगा, वह पढ़ता हो, हम बता नहीं सकते, क्लियर नहीं हो रहा। भूतकाल में भी सेम आपका कि सामान्य भूतकाल कि वो काम हो चुका पास्ट में। आसान भूत मतलब अभी अभी कंप्लीट हुआ है, ठीक है, पास्ट परफेक्ट होता है जो। अपूर्ण भूत पास्ट इम्परफेक्ट या कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, मतलब कॉन्टिन्यूअस में जब पास्ट फॉर्म आ जाती है तो उसे अपूर्ण भूत बोलते हैं। संदिग्ध भूत जिसमें कोई डाउट होगा। और हेतुहदमद, ये क्या है? एक तरह का कंडीशनल पास्ट है, मतलब पास्ट तो है लेकिन उसमें कोई कंडीशन है। और भविष्यत काल में सामान्य भविष्यत काल होगा, इन फ्यूचर में कोई काम होगा, ठीक है। और संभाव्य जिसमें कोई संभावना है काम के पूरा होने की। और हेतुमद, ये क्या होगा? किसी कंडीशन पर डिपेंड करेगा, ठीक है। चल, फिर इसमें आपके आएंगे अव्यय। अव्यय से अब क्या समझ आता है? जिसमें व्यय ना हो, जिसमें कोई विकार ना हो, जिसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन ना हो, उसे अव्यय शब्द बोलते हैं। यानी ऐसे शब्द जिसमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई भी चेंज नहीं आता, वो एज इट इज़ यूज़ होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? अव्यय बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे? अव्यय। अव्यय के 4 भेद होते हैं। सबसे पहले क्रिया विशेषण आएगा। जो शब्द क्रिया की विशेषता को बताते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण बोलते हैं। अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं, जिसमें सबसे पहले स्थानवाचक है, यानी वो क्रिया विशेषण जो किसी स्थान के बारे में बताता है, स्थिति के बारे में बताता है, यहाँ वहाँ, जहाँ तहाँ, आगे पीछे, ऊपर नीचे, सामने, इधर उधर किधर, ये जो शब्द है वो क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। फिर आपका कालवाचक क्रिया विशेषण होता है जो समय से संबंधित है, जहाँ पर हम समय के बारे में बताते हैं, आज, कल, परसों, तरसों, ठीक है, इस तरह, रात भर, दिन भर, आजकल, दैनिक, नित्य, है ना, इस तरह के शब्द वो कालवाचक हैं। परिमाणवाचक किसी क्वांटिटी से रिलेटेड है, इसमें हमें कितना का आंसर मिलता है कि क्या कितनी मात्रा में हुआ, है ना, कितनी मात्रा में, इस तरह।
और रीतिवाचक कैसे के बारे में बताती है कि कोई भी एक्टिविटी किस तरह से हुई है ना, वो आपका रीतिवाचक होता है। रचना की दृष्टि से इसके भेद आएंगे, उसमें मूल क्रिया विशेषण और यौगिक क्रिया विशेषण वही सेम है। जो क्रिया विशेषण किसी दूसरे शब्द से नहीं बनते उन्हें बोलते हैं मूल क्रिया विशेषण, और जो किसी अन्य शब्द की सहायता से बनते हैं उन्हें बोलते हैं यौगिक क्रिया विशेषण। चलो फिर आपके पास इसी में आएगा संबंध बोधक। संबंध बोधक में क्या याद रखना है कि जो अव्यय संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जोड़ते हैं उन्हें संबंध बोधक बोला जाता है। जैसे कि वह दिन भर वह दिन भर खेलता रहा, तो दिन भर इसमें क्या है, संबंध बोधक। मैं विद्यालय तक गया था, तो ये तक जो शब्द है वो क्या है, संबंध बोधक है। ठीक है, इस तरह। फिर आपके समुच्चय बोधक होंगे जिनमें सिर्फ एक कंजंक्शन आएंगी, कंजंक्शन शब्द आएंगे। दो शब्द वाक्यांश या वाक्य को परस्पर जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे राम और श्याम दोनों भाई हैं, तो और जो शब्द है वो क्या है, समुच्चय बोधक है। यानी इंग्लिश में जो कनेक्टर होते हैं हमारे, वो सारे हिंदी वाले जो कनेक्टर है उन्हें क्या बोलते हैं, समुच्चय बोधक बोलते हैं। ठीक। और विस्मयादि बोधक क्रिया विशेषण जो किसी भावना को प्रकट करता है, किसी भाव को प्रकट करता है, आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा, ठीक है, इस तरह के जो शब्द हैं वो आपके विस्मयादि बोधक होते हैं। ठीक है, जैसे हाय वह चल बसा, इस तरह ये विस्मयादि होते हैं। ठीक, चल। और निपात होता है जो अव्यय के लिए प्रयोग होता है। निपात का प्रयोग अव्यय के लिए होता है जिनका कोई लिंग वचन नहीं होता। इनका प्रयोग निश्चित शब्द या शब्द समूह के पूरे वाक्य को अन्य भावार्थ प्रदान करने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलो। तो ये हमारा सेशन था जिसमें मैंने आपको अव्यय तक का पूरा टॉपिक कवर कर दिया है। ठीक है, इसको एक बार रिपीट करके भी देख लेना अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, ये पांचों जो टॉपिक हैं वो हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।